नमस्कार, फास्ट प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत। मैं हूं अजय कुमार। आज हम उपस्थित हैं रुद्रपुर विधानसभा क्षेत्र में। जी हां, आप सभी को पता है कि हम लोग चुनावी मुद्दे पे बात कर रहे हैं, चुनावी एजेंडे पे बात कर रहे हैं। प्रत्याशी का क्या एजेंडा है, अपने किस एजेंडे के साथ विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं अपने विधानसभा में सन 2022 की सीट को लेकर। इसी क्रम में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरविंद साहनी जी। आइए मिलते हैं और बात करते हैं कि वो स्वागत नेताजी। हम जानना चाहेंगे कि किस एजेंडे के साथ आप सन 2022 की विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, हमारी पार्टी का एजेंडा तो बड़ा लंबा चौड़ा पहले भी रहा है, जिसका पूर्णतः पालन भी किया गया, और इस बार भी हमारे वो पुराने एजेंडे भी लागू हैं। और उन एजेंडों में जो भी काम हमको करना था, जैसे मान लीजिए पेंशन देना था, 500 रुपये पेंशन दिया जाता था, वृद्धा पेंशन था, विधवा पेंशन था, उसको हम बढ़ा के दोगुना करने जा रहे हैं। शिक्षा जो है मुफ्त करने जा रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भरपूर ध्यान देना है। और इसके अलावे क्षेत्रीय मुद्दे जो हैं, ये हमारा रुद्रपुर विधानसभा 336 जो है, ये नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ कछार क्षेत्र है, 52 गांव तो ऐसे हैं जो जहाँ एक ही बार फसल हो पाती है। बाकी जैसे धान की फसल नहीं हो पाती है, सिर्फ गेहूं की फसल हो पाती है। और पिछली सरकारों ने सिवाय समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़े बहुत विकास के कार्य हुए तो वो समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुए हैं, जैसे रास्तों का विकास हुआ, बंधों का विकास हुआ, लेकिन अभी बहुत पिछड़ा हुआ है। तो हमारी अपनी जो सोच है कि इसको इस तरह से किया जाए कि जो हमारी एक फसल साल में नुकसान हो रही है, वहाँ जल निकासी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस पर मैं निश्चित तौर पे, अगर जो जनता ने मुझे समर्थन दिया, तो मैं जरूर सबसे सर्वप्रथम काम जो है वो पानी निकासी का और बंधों का निर्माण, और तीसरा साथ ही साथ चलेगा गरीबों के उत्थान का। नेताजी, आप एक पेशे से एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक क्षेत्र, चूंकि आपकी परिवार को देखा जाए तो राजनीतिक क्षेत्र से काफ़ी लंबे समय से आप जुड़े हुए हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे कि आप राजनीतिक क्षेत्र में आए वकालत छोड़कर, तो क्या क्रांति लाना चाह रहे हैं। देखिए, सत्य बात तो यह है कि वकालत छोड़ के हम नहीं आए हैं। वकालत हमारा पेशा है और वही मेरी आजीविका है। पिताजी भी हमारे हैं, वह भी आज के डेट में जब भी मौका मिलता है वह कचहरी में बैठते हैं, हम लोग वकालत करते हैं। और ख़ास तौर से गरीबों की वकालत करते हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जिनको बड़े वकील नहीं मिल पाते, तो उनकी हम लोग भरपूर मदद करते हैं। तो वकालत छोड़ने का तो कोई विषय ही नहीं है। और क्रांति ये लाना है कि इस समय जनता जागे। कहने का मतलब ये है कि अब आप देखिए कि आज के ज़माने में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भाजपा फ्री राशन दे रही है। इसके पहले ऐसा नहीं हुआ। तो अब कैसे कहा जाए, ये तो जनता को समझना है कि फ्री राशन देने की नौबत क्यों आई। तो निश्चित तौर पे गरीबी इस भाजपा के शासन में बढ़ा है, और नतीजा ये हो गया है कि अब फ्री राशन दिया जा रहा है और गरीबों को बरगलाया जा रहा है। तो ये तो जनता को समझना चाहिए कि आखिर फ्री राशन देने की स्थिति क्यों आ गई। तो ये तो भाजपा का पोल खोलती हुई बात है। नेताजी, हम बात करेंगे आपके विधानसभा चुनाव पे। चूंकि लोगों का और विपक्ष पार्टियों का कहना ये है कि जब भी समाजवादी की सरकार बनती है तो कानून व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था और प्रदेश में गुंडों का एक शासन चलने लगता है। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे। देखिए, विरोधी पार्टियों को कुछ बोलने के लिए चाहिए। अभी जो है विरोधी पार्टी ने ये कहा कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि लाल टोपी वाले और लाल रंग के तो हनुमान जी भी हैं, सूरज भी लाल है, जब उगता है तो लाल ही होता है, उसका प्रकाश भी लाल है, और हमारा धर्म में लाल रंग ही चलता है। तो अब इसी से आप समझ लीजिए कि कौन गुंडा है। इस समय मंदिर तोड़े जा रहे हैं, लाशों पे राजनीति हो रही है। 45 हमारे जवान मारे गए, उसकी जांच अभी तक नहीं हुई। RDX पकड़ा गया गुजरात में, उस पर कोई जांच नहीं है। तो हर स्तंभ को इन लोग जो है हैक कर रहे हैं, और हैक करके जनता को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन जनता अब जाग चुकी है। अब तो स्थिति ये आ जाएगी कि जैसे ही घोषणा होगी
और ये लोग अगर जो देहात में जाएंगे वोट मांगने तो आप देखिएगा बड़ा बुरा नजरिया होगा, इनको गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा। चूंकि आपने लाल टोपी की बात की तो लाल टोपी पे भी सवाल उठता है कि लाल टोपी थाने में ज्यादा बोलती है। तो लाल तो एक तरह से भगवा ही है ना, और लाल टोपी थाने में क्यों बोलेगी? लाल टोपी, अरे सुनिए, लाल टोपी वाले जो बोल रहे हैं पहले वो इस बात का जवाब दें कि उन्हीं की पार्टी में एक निषाद पार्टी चल रही है, उसका भी लाल ही टोपी है, उसका कोई जवाब है? वो भी गुंडे हैं इसका मतलब, तो गुंडों को क्यों अपने पार्टी में रखे हुए हैं? इसका तो कोई जवाब नहीं दे पाएंगे वो। नेताजी, हम जानना चाहेंगे विधानसभा पे आपके विधानसभा की सबसे जटिल समस्या क्या है? देखिए, सबसे जटिल समस्या मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि जब भी बारिश होती है ये जलमग्न हो जाता है और जल निकासी की व्यवस्था अभी तक ठीक से यहाँ हो नहीं पाई है। इसीलिए मैंने कहा कि मेरा प्रथम दृष्टया काम यही होगा दोआबा क्षेत्र से कि पहले वहाँ पानी निकासी की व्यवस्था हो, उसके बाद से बंधों का चौड़ीकरण हो, उस पर रोड चौड़ा बनाया जाए और गरीबों के लिए काम किया जाए, जिनके पास कपड़े नहीं है, जिनके पास मकान नहीं है रहने के लिए, जो बरसाती टांग टांग के और रह रहे हैं, तो उनके लिए काम होना चाहिए। और ये काम समाजवादी पार्टी ने पिछली सरकार में भी किया था और इस बार हम उसको और ज्यादा बढ़ा के करेंगे। तो समाजवादी पार्टी का ग्रोथ कितना बड़ा इस बार, कितना सीट निकालने की उम्मीद है? देखिए, हमारे हिसाब से हम बहुत ही सफलतापूर्वक सरकार का गठन करेंगे, हमारी सरकार बनेगी और एक लहर चली है समाजवादी पार्टी की और उसको अब कोई रोक नहीं पाएगा। नेताजी, समाजवादी पार्टी आपको रुद्रपुर से टिकट नहीं देती है विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए, तो उस समय पार्टी के प्रति आपका क्या रुझान होगा? मेरी आस्था कभी टूटी नहीं है। 25 साल हो गए मुझे इस पार्टी में, 25 साल से ऊपर हो गए और पदार्पण मैंने इसी पार्टी में किया है। और एक तरह से आप ये समझिए कि हम तो गांव-गांव घूम रहे हैं, हम तो घरों में सीधे जाते हैं, महिलाओं में जाते हैं, महिलाओं से पूछ के हम छत पे भी चले जाते हैं, उनसे बातें करते हैं। तो हमारा सिर्फ यही कहना होता है कि हमको हर हाल में इस बार समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है तो बनानी है, टिकट चाहे जिसको मिले हम उसके साथ रहेंगे। हमको अगर जो मिलेगा तो हमारी पार्टी के लोग हमारे साथ रहेंगे, इसमें कहीं जो है खींचतान नहीं है। यहाँ तक के लोग साफ कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समाजवाद की बात न करके परिवारवाद की बात करती है, इस पे क्या कहेंगे? परिवारवाद क्या भाजपा में नहीं है? परिवारवाद भाजपा में नहीं है क्या? मेरा सवाल है। जिसका परिवार ही नहीं है वो परिवार क्या चलाएगा, वो देश क्या चलाएगा? जिसके पास परिवार होता है वही देश चलाता इसका है। मतलब परिवारवाद है कि नहीं? नहीं नहीं, परिवारवाद नहीं है वो। नहीं, आप कह रहे हैं कि नहीं, जिसके बाल बच्चे नहीं होंगे वो दूसरे का दर्द क्या समझेगा? इसलिए पास परिवार नहीं है, हाँ, वो परिवारवाद नहीं करेगा। जैसे जोगी हैं, मोदी हैं, इनका कोई परिवार नहीं है, फिर भी ये देश को कंगाली के तरफ ले जा रहे हैं। जिनके पास बाल बच्चे हैं वही देश को चलाने में सक्षम है। परिवारवाद है कि नहीं है समाजवादी पार्टी? देखिए, परिवारवाद का मतलब क्या होता है? जो परिवारवाद की बात करते हैं क्या वो अपने परिवार को आगे बढ़ाने का कार्य नहीं करते हैं? और कोई व्यक्ति अगर जो अपने परिवार के बाल बच्चों को किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ा रहा है तो क्या यह अपराध है? कहीं कानून में लिखा हुआ है क्या? इस पे कोई बंदिश है? और समाजवाद तो एक शब्द ऐसा है कि संविधान में समाजवाद की बात लिखी गई है, समाजवाद से शुरू होता है संविधान हमारा। और कहाँ भाजपा का कहीं नाम है क्या उसमें? आरएसएस का कोई नाम है क्या संविधान में? समाजवादी पार्टी की जब सत्ता आती है तो कहते हैं लोग यादवों का राज चलने लगता है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, विकृति फैलाना अगले का काम है और विकृति फैला के और उन्होंने शासन सत्ता हासिल कर लिया, लेकिन अब जनता ने समझ लिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। यह एक राजनीतिक बात थी जिसको फैला के इन लोगों ने वोट लेके अपनी सरकार बना लिया। आज आप कहीं भी जाइए, यादव खुद कहता है कि हमारे यहाँ इस विधानसभा में कि यादव को टिकट न दे के और निषाद को टिकट दिया जाए, तो अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? नेताजी, एक सवाल आता है कि चूंकि आपका निषाद ये क्षेत्र है, आप निषाद बिरादरी से आते हैं, इसी में निषाद पार्टी भी आ गई है, तो मैं जानना चाहूँगा क्या असर पड़ेगा निषादों पे?
अब देखिए जनता है और जनता मन बना चुकी है समाजवादी पार्टी के लिए। अब यहाँ निषाद पार्टी का मतलब नहीं रह गया, क्योंकि भाजपा वालों ने खुद साबित कर दिया है कि लाल टोपी वाले गुंडे हैं। तो अब लाल टोपी वाले जो उसमें निषाद पार्टी वाले हैं वो समझें कि उनको क्या करना चाहिए। तो हमारा तो उनको जो है हाथ जोड़ के विनती है कि आप आइए समाजवादी पार्टी में और समाजवादी पार्टी के साथ आगे बढ़िए। और मैं गांव-गांव जा रहा हूं और जनरल निषाद जो है 85 से 90%, 95% निषाद कह रहा है कि नहीं, इस बार जो है वोट जो है समाजवादी पार्टी को ही हम देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। नेताजी, सवाल उठता है ईवीएम पे, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? चूंकि अभी केजरीवाल जी भी ने ईवीएम को लेकर निर्वाचन आयोग भी गए थे शिकायत दर्ज कराने के लिए, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उसके लेके हम यही कहेंगे कि जब से ईवीएम आया है बहुत सी शिकायतें आई, लेकिन सरकार जो है बीजेपी की थी। तो जिस तरह से आरडीएक्स के मामले में और 45 हमारे जो सैनिक मारे गए और दिन प्रतिदिन मारे जा रहे हैं, उसकी कोई जांच नहीं हो रही है। तो उसी तरह से ईवीएम के लिए भी कोई जांच नहीं हो रही है। तो आवाज हम लोग उठाते रहते हैं और जब सरकार बदलेगी तो ईवीएम की जांच भी सामने आ जाएगी कि कहां से क्या उनका कहना है कि ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से ये सही तरीका है। आज अगर जो ये हो जाए तो आरएसएस मिट जाएगी, भाजपा मिट जाएगी, कहीं उनका एक पत्ता नहीं दिखाई देगा। ये सच्चाई है। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी और पार्टी की तैयारी को लेकर अपने रुद्रपुर विधानसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या अपील करना चाहेंगे? हम तो अपने रुद्रपुर की जनता से यही अपील करेंगे कि वर्तमान स्थिति को समझे। देश बिक रहा है, लगभग 60% देश को इन लोगों ने बेच दिया है और गरीबी, महंगाई और हर चीज से त्रस्त है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहा है और ये लोग जो है बस झूठ बोल बोल के और मंदिर बना रहे हैं। मंदिर अगर जो बनाना है तो ठीक है, मंदिर बनाइए, लेकिन उन गरीबों के बारे में क्यों नहीं सोचते जिनके घर में 2 जून की रोटी नहीं है और 5 केजी जो है फ्री में उनको जो है दे रहे हैं राशन, क्यों दे रहे हैं? धन्यवाद नेताजी। मैं जानना चाहूंगा आपसे चाचा जी कि आपके प्रत्याशी अरविंद निषाद जी दिन रात एक करके विधानसभा में तैयारी कर रहे हैं सन 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप अपने प्रत्याशी के लिए जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता के बीच जा कर के घर घर जाता हूं, इनके साथ जाता हूं और जनता से मैं यही अपील करता हूं कि इस बार आप लोग इस निकम्मी और बेहूदी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें और समाजवादी पार्टी के पूरे प्रदेश में जितने उम्मीदवार हैं सबको जिताने का काम करेंगे। यही हमारी इच्छा है। चाचा जी, क्या कहेंगे अपने प्रत्याशी अरविंद निषाद जी के लिए? जनता से क्या अपील करेंगे? देश के नौजवान, इस विधानसभा के नौजवान इस बार बेरोजगारी के मुद्दे पर समाजवादी के साथ हैं और देश का नौजवान और गरीब किसान जो है समाजवादी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देश के नौजवानों को गुमराह करके झूठ बोलकर सत्ता हासिल लिया। आज नौजवान रोड पर हैं, सड़कों पर हैं। ये लड़ाई नौजवानों की है, समाजवादी की लड़ाई नौजवानों की। आप क्यों अपने प्रत्याशी अरविंद निषाद जी के साथ? हमारे जैसा प्रत्याशी किसी के पास नहीं है। हमारे प्रत्याशी एडवोकेट हैं, डिग्रीधारी हैं, अच्छे समाज के जानकार हैं, समाज के मुद्दों को गहराई से समझते हैं, इसलिए हम ऐसे प्रत्याशी के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब पढ़े लिखे प्रत्याशी भी, पढ़े लिखे लोग भी नेता बन रहे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में आ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? अच्छी बात है। देश के राजनीति में अच्छे लोग होना चाहिए, केजरीवाल जैसे होना चाहिए। पढ़े लिखों को, नौजवान को जाना चाहिए, अनपढ़ों को नहीं जाना चाहिए। जो देश की स्थिति को समझे, समाज की स्थिति को समझे, ऐसे व्यक्ति को चुनकर सदन में जाना चाहिए, जहाँ से हमारे देश की भाग्य लिखी जाती है, जहाँ देश पर मुद्दों पर चर्चा होती है, ऐसे सदन में हमारे पढ़े लिखे प्रत्याशियों को जाना चाहिए। और देश के चाचा जी, क्या कहना चाहेंगे अपने प्रत्याशी अरविंद निषाद के लिए? जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, हम लोग विधानसभा में भ्रमण कर रहे हैं तो पूरी जनता यही चिल्ला रही है कि समाजवादी पार्टी से कोई टिकट लेकर आएगा तो उसको हम लोग वोट देंगे और भारी मतों से चुनाव वह जीतेगा। अपने प्रत्याशी अरविंद निषाद के लिए क्या कहेंगे? हम जो है अरविंद निषाद जी क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, लोगों से यही कह रहे हैं कि क्या कहना चाह रहे हैं? हम यही कहना चाह रहे हैं कि जो है समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिलता है तो योग्य आदमी हैं, वकील हैं, पढ़े लिखे हैं, विद्वान आदमी हैं, तो यहाँ भी वकालत करते हैं, जाकर सदन में भी वकालत
ये करेंगे, अच्छी इनकी छवि है। धन्यवाद। तो ये रहे अरविंद निषाद जी, जो रुद्रपुर विधानसभा 336 से समाजवादी पार्टी से दिन रात एक करके तैयारी कर रहे हैं सन 2022 के विधानसभा चुनाव।